प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसके तहत आज की तारीख में किसान बहुत दुखी चल रहा है। उसके लिए सरकार को जागृत करने के लिए अधिकारी कर्मचारी जो कि किसानों को कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, उन सभी को जागृत करने के लिए इस पूरे संपूर्ण जिले का किसान परेशान होकर सलूंगर की धरती के ऊपर एक आक्रोश के रूप में अपने घर से निकलकर किसान गरजते हुए सलूंगर की धरती पर दिनांक 27 सितंबर 2024 प्रातः 11 बजे 4 बजे ट्रस्ट मंदिर के मैदान में एकत्र होकर वहां से पूरे नगर के अंदर एक प्रदर्शन करते हुए माननीय जिला कलेक्टर साहब को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और अपनी समस्याओं का पूर्णतः जानकारी देंगे और उनसे एक निश्चित समय मांगेंगे उसी दिन कि आपके द्वारा कितने समय में अधिकारियों के पक्ष की चीजें तो अधिकारी के अनुसार या राजस्थान की सरकार कितने समय में किसानों की समस्याओं से मुक्त करेगी। इसके लिए उस दिन ज्ञापन दिया जाएगा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही आज सभी पत्रकार महोदय को इसीलिए बुलाया गया है कि आपके माध्यम से सरकार को एक बार जागृत करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसके तहत हमारे विषय हैं कि पहला हमारा विषय है जो कि भाट फार्म एक कंपनी हुई थी बस्सी के क्षेत्र के अंदर, पूर्व के अंदर शुगर मिल की कंपनी बनी थी। उसके तहत सरकार के द्वारा जमीनें दी गई थी, लेकिन वो कंपनी बंद होने के बाद में सरकार ने कंपनी के मालिकों के द्वारा उन जमीनों को बेचात किया गया था, जिसके तहत राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग ने उनकी रजिस्ट्रियां करी है, बाकायदा से उनको कब्जा दिया गया है, जो कि उसके अनुसार भी पिछली जो सरकार थी यहाँ की कांग्रेस सरकार, जिसने पिछली साल ही उन जमीनों को बिला नाम घोषित कर दिया है, जो कि बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है एक आम किसान के साथ में, जो उन्हें भर पेट भूखा रहकर अपनी जमीन को खरीदा है और अपनी खेती के लिए अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए उन्होंने ऐसा करा है, तो उनको जमीनों से बेदखल करना बहुत ही बड़ा विषय समझ लो कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार एक दरिंदगी की तरह किसानों को बस पीड़ा ही पहुंचाना चाहती है। इसी पीड़ा के साथ में हमारा दूसरा विषय लेकर चल रहे हैं हम। वर्तमान समय में इतनी अतिवृष्टि हुई है, पहले तो किसान दुखी था कि कम वर्षा हुई है, लेकिन अब प्रकृति भी जो है किसान का साथ नहीं दे रही है और अतिवृष्टि के कारण से आज की तारीख में सभी प्रकार की फसलें जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसके हेतु हमारा एक ही है कि सरकार की नजर अभी तक भी आंखें नहीं खुल रही है। सरकार जबकि अतिवृष्टि हुए 15 दिन हो गए, फसलें बर्बाद हो चुकी है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है और किसी भी प्रकार की गिरदावरी नहीं करवा रही है। और मुआवजे की बात अलग है, गिरदावरी उनका काम है, वो भी नहीं करवा के और मुआवजा के बारे में सोच भी नहीं, जिसके लिए उनको जागृत कर रहे हैं कि गिरदावरी कराकर मुआवजा दिलाया जाए। इसी के साथ में किसान हमेशा दुखी होता हुआ आया है। सन 2017 व 2021 में भी फसलें बर्बाद हो चुकी थी हम लोगों की, लेकिन सरकार ने खाली आश्वासन दिए और मुआवजा के नाम पर किसी भी किसान के खाते में 1 रुपए की राशि नहीं डाली गई, जो कि किसान इतना परेशान हो चुका है, वो कर्जा लेकर खेती करता है, लेकिन इस तरह की आपदाएं आ जाती है तो आपदाओं में भी सरकारें और अधिकारी उनका शोषण करते हुए हैं। इसी कारण से परेशान हुआ है। वर्तमान समय में अभी देखा गया है कुओं की मोटरें चोरी हो रही है, बहुत ज्यादा भैंसें चोरी हो रही है, एक साथ में पूरी ट्रक की ट्रक लोड करा के भैंसें जा रही है, किसानों की भैंसें चोरी हो जाती है, मोटरें चोरी हो जाती है, लेकिन उसकी तरफ भी प्रशासन का कोई विशेष ध्यान नहीं होता है। प्रशासन बस चला जाता है, उसके लिए किसान जाता है पुलिस विभाग के पास में,
लेकिन पुलिस विभाग भी एक आम किसान को धुतकारते हुए उनको कहता तुम्हारा काम हो जाएगा, और पता नहीं क्या होता है, उन मोटरों का ना तो आज दिन तक पता लगता है ना उन मवेशियों का पता लगता है, जो कि बहुत ही सोचने वाला विषय है। क्या पुलिस विभाग साथ नहीं दे रहा है या प्रशासन इस बारे में बिल्कुल भी किसान के बारे में नहीं सोच रहा है, इसकी ओर भी ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। इसी प्रकार से ही किसान के लिए प्रकृति को माना है अपन ने, सरकारों को माना है। इसी प्रकार से अब जानवरों को लेकर भी चले अपन कि किसान खेती तो कर रहा है, लेकिन प्रशासन की इतनी नजर हटाते हुए अभी वन विभाग को भी देखा है, उनको सब जानकारी होते हुए भी कि जंगली सुअर इतने बढ़ चुके हैं हमारे क्षेत्रों के अंदर, किसान आज बुआई करके आया, रात भर में खेत को पूरा खोद देते हैं। तो मतलब ये कि जंगली जानवर भी जो है किसान के अब दुखी करने के, क्योंकि इसके लिए भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके निमित्त भी हमने कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं दिया। इसके निमित्त कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि किसानों को इस तरह की फसलें करने के बाद में भी नुकसान ना हो, इस बारे में सोचना चाहिए। इसी प्रकार से ही अब बात करें हम विद्युत विभाग की। विद्युत विभाग में कई सरकारें आई है, आजादी के बाद में कितनी सरकारें बन गई, सब कुछ हो गया। किसानों को कहते हैं कि ये है, हम इतनी बिजली देने वाले हैं। चुनाव का समय आता है, कह देते हैं कि हम लोग 8 घंटे पूरी तरह से अघोषित बिना कटौती करते हुए बिजली देंगे। लेकिन स्थितियां क्या होती है, वो खाली राजनीतिक के एक इश्यू बनने के लिए होता है। सरकारें घोषणा करती है कि हम 6 घंटे 8 घंटे निरंतर बिजली देने वाले हैं, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, 3 से 4 घंटे ही बिजली दी जाती है। और वो भी कैसे दी जाती है कि तुरंत 10 मिनट चालू रखते हैं और ऑटोमेटिक नाम दे देते हैं कि ये कटिंग हो गई, को सांप के काटने से मृत्यु हो गई, रात्रि में पिलाई कर रहा था। ऐसे कैसे ही जामुड़ा के क्षेत्र के अंदर मार्च महीने के अंदर भी ऐसे कैसे ही हुआ। मतलब किसानों को मौत की घाट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विद्युत विभाग की यही कमियों के कारण से कि उनका कोई समय निश्चित नहीं है। जब कर्मचारी को समय एक निश्चित होता है तो किसान को भी काम करने के लिए बिजली का एक समय निश्चित किया जाए, रात्रि के अंदर बिजली नहीं दी जाए। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं ट्रांसफार्मर को लेके। ये समझ लीजिए किसान की तो स्थिति ये है कि बिजली तो आएगी नहीं आएगी वो चीज अलग है, लेकिन उसका जब कृषि का ट्रांसफार्मर जल गया तो मतलब ये हुआ कि उसके लिए बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। क्योंकि सरकार के नियमों के अनुसार 72 घंटे में कृषि का ट्रांसफार्मर चेंज करने का नियम बना हुआ है, लेकिन उनको कृषक के द्वारा लाइनमैन को सूचना दी जाती है। लाइनमैन को समय होता है, जब आता है वो फिर वो रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट बनाने के बाद में विभाग को देता है। विभाग के पास में जब कृषक राउंड मारता रहता, कहता है कि प्रायोरिटी से होगा, आपका आएगा जब आपको सूचना कर दी जाती है। किसान इतना दुखी हो जाता है कि 3-3 महीने तक उनके ट्रांसफार्मर का कोई ठिकाना नहीं होता है, उससे भी उनकी फसलें बर्बाद होती है। और फिर अभी तो कई किसानों का हम लोगों का उदाहरण है इस सलूमपुर जिले के अंदर कि किसान संघ की हमेशा हम ग्राम समिति की बैठकों में जाते हैं तो वहां पर विषय आता है ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा सर, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा। फिर हम लोगों ने भी परेशान होकर 181 पे सूचना करते हैं, तब जाके जो है विभाग की थोड़ी बहुत नींद खुलती है और किसान को जो है फिर जबरदस्ती फोन करके बुलाया जाता है और तो भी कहा जाता है कि हम आपके वहां पर नहीं पहुंचाएंगे, आप अपना साधन लेकर आओ। मतलब ये कि 2 से 3 हजार रुपए किराया व्यय करके किसान जो है ट्रांसफार्मर लेने के लिए जाता है। उसने फसलें उगाई है, उसके लिए तो पैसा लगाया ही लगाया, लेकिन एक ट्रांसफार्मर जला विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण से कि किसी कारण से लोड के अंदर कोई कमी या कोई फॉल्ट के कारण से ट्रांसफार्मर जला, लेकिन वो भी विपदा किसान के ऊपर ही आती है। तो उसके निमित्त भी सरकारों को थोड़ा सा आग्रह है कि इसके निमित्त थोड़ा सा कसा जाए और काम को करवाया जाए। फिर उसके बाद में किसानों को यह भी धमकाया जाता है कि आप लोग हमारी शिकायत क्यों करते हैं, काम तो हम ही लोगों से पड़ेगा आपका। अधिकारियों का यह भी कहना होता है। इसका उदाहरण हमारे पास में कई किसान हमारे पास मौजूद है, वो उदाहरण के रूप में तैयार करें। इसी प्रकार से ही सन 2012 के अंदर घिंगला उप तहसील को उप तहसील का दर्जा दिया गया। जैसे कि मानते हैं अपन कि किसान
को सुविधाओं के लिए उप तहसील का दर्जा दिया गया, क्या अभी तक संचालित हुई है क्या? एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है कि उप तहसील अब फिर कई किसानों की मांग के अनुसार अभी संचालन भी हुआ उसका, लेकिन उसके ऊपर भी किसी प्रकार के किसानों को सुविधा नहीं दी जा रही है। कोई रजिस्ट्री या किसी गिरदावरी या किसी के संबंध में भी काम होता है, पहले सलूमगढ़ जाना पड़ता है उसको, तहसील हेडक्वार्टर पे, वहां पे मार्का करवा के वापस ही आना पड़ता है। यहाँ वाले वापस कहते हैं कि ऐसा नायब साहब वहां पर है, जो कि उनकी एक स्थायी व्यवस्था की जाए। और आखिरकार 12 साल हो गए हैं, तो उप तहसील को उप ही न रहने देवे, इसको तहसील का दर्जा भी दिलाया जाए। इसी प्रकार से ही हमारे लसड़े क्षेत्र की बात करते हैं हम। लसड़े क्षेत्र की स्थिति ये है कि किसान जैसे अभी बात करते हैं, हमारा पूरा ये जनजाति क्षेत्र कहलाता है, उसी प्रकार से पूरा जनजाति बाहुल्य तहसील है हमारी लसड़े। लसड़े तहसील के अंदर किसानों के लिए खाद बीज के लिए तो इतना बड़ा संकट है कि उनको मन ही हट गया अब खेती से, कि हम खेती करें तो हम सामान कहां से लेकर आए। वहां के लैंप्स वालों की इतनी बड़ी हरकतें चल रही है कि वो अपने लैंप्सों के अंदर खाद बीज भी उपलब्ध नहीं करवाते हैं। मतलब ये कि लसड़े के किसानों को या तो बड़ी सादड़ी खाद बीज लेने के लिए जाना पड़ता है या फिर सलूमगढ़ आना पड़ता है। 40 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद में खाद बीज उपलब्ध होते हैं उनको, जो कि उनके लिए वहां पर पूर्णतः खाद बीज की व्यवस्था की जाए और लैंप्स वालों को पाबंद किया जाए कि खाद, यूरिया खाद और बीज की व्यवस्थाएं पूर्ण करावें। इसी प्रकार से ही लसड़े से क्षेत्र की एक बात और है कि लाइट की व्यवस्था की एक बात आई है कि जूंजपुरा वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर है और वहां से बिजली की समस्याओं का लेकर ये होता है, हल्की सी भी फॉल्ट हुई लाइन, और लाइन फॉल्ट होते ही वहां से एक ही बहाना आ जाता है कि लाइन लंबी है, इस कारण से फॉल्ट हो रही है, जो कि बिजली जो है कल सुबह आएगी। यानी रात भर वहां का किसान, वहां के बच्चे पढ़ाई करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उन लोगों को रोशनी की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, जो कि उसके लिए एक व्यवस्था ये है कि जो वहां का 132 kV का जो GSS बनता है उसको लसड़िया प्रॉपर में स्थापित किया जाए। ये लसड़िया क्षेत्र की हमारी मांगे आई है। इसी प्रकार से सराड़ा क्षेत्र की बात करते हैं हम। सराड़ा क्षेत्र के अंदर और सराड़ा के सलूमगढ़, जल्लारा सभी क्षेत्रों की बात है कि जयसमंद से झील से नहरें निकलती हैं, केजड़ तालाब से नहरें निकलती है, इसी प्रकार से कई प्रकार की नहरें निकल रही है, जो कि सरकार के द्वारा काम करवाए जाते हैं। काम करवाने के बाद में भी इतनी लापरवाही से काम होते हैं ठेकेदारों के माध्यम से, जिसके कारण से वह नहरें लीकेज हो जाती है। उन नहरें लीकेज होने के कारण से जो किसान ने फसलें बोई है वो सीपेज के कारण से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसका उदाहरण सलूमगढ़ क्षेत्र में भी यही है, नीचे के जल्लारा की तरफ के है ये सराड़ा के केजड़ और नीवज वगैरह, ये सारे गांव उसके अंतर्गत में प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके बारे में चिंतन किया जाए। इसी के बाद में ही हमारा पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है खरीफ की फसलों में, लेकिन सरकार की अभी तक आंख भी नहीं खुल पाई कि आज दिन तक उसका समर्थन मूल्य तय नहीं करा है सरकारों ने, जो कि हमारी सभी किसानों की ये मांग भी है कि इस बारे में सरकार सोचे और मक्का का भी समर्थन मूल्य तय किया जाए, जिसके कारण से किसानों को जो है व्यापारियों के द्वारा जो लूट की जाती है उससे फायदा मिल सके। इसी प्रकार से ही गवर्नमेंट ने कहा कि आप मक्का पैदा करते हैं, इसके साथ में खरीफ की फसलों में सोयाबीन भी पैदा करें, लेकिन सोयाबीन कई अभी यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर 5 से 7 सालों के अंदर सोयाबीन की पैदावार हो रही है, लेकिन उसका भाव सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं दिया जाता। समर्थन मूल्य की बात करें के अनुसार समर्थन मूल्य दिया जाता है, जिसके कारण से किसान जो है इतना खर्च करते हुए भी उसको नहीं मिलता, तो कृषि से भी दूर होता जा रहा है। तो हमारी किसानों की एक मांग ये भी है कि समर्थन मूल्य 6000 के पार किया जाए, मतलब ये कि एक बोरी का 6000 रुपए का भाव रखते हुए समर्थन मूल्य सोयाबीन का दिया जाए। इसी का चीज को ध्यान में रखते हुए ही एक हमारी और बात है लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य। आज का युवा हमारा खेती से दूर होता जा रहा है। हमारे बुजुर्ग किसान अभी मौजूद हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन
उनके लिए बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो हमारे इस भारत देश को कुछ बनाने के लिए, जो कि जब कहा जाता था भारत देश को कि ये सोने की चिड़िया कहलाती है, क्या हमारे बुजुर्गों के लिए, सबसे बुजुर्ग किसानों की सबसे बड़ी चिंता बन गई कि हमारे युवा वो खेती से दूर होते जा रहे हैं। उसके निमित्त अब हम लोगों ने जो बातचीत करी युवाओं से आज के टाइम में, उन्होंने एक ही बात बोली कि हम खेती करेंगे लेकिन हमारे को फायदा क्या मिलता है। हमारे को घर के अंदर हम अनाज पैदा करते हैं, करीब 42 रुपए किलो घर के अंदर अनाज मिलता है, जिसका समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा 22 रुपए 23 रुपए किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्यों कांटे का सौदा करेंगे। हमारा अधिकार भी नहीं है कि हम हमारा खुद का भाव तय कर सकते हैं। इसी कारण से आज का युवा वो खेती से भी दूर होता जा रहा है। और समर्थन मूल्य की बात करें अपन, तो समर्थन मूल्य किसी काम का नहीं होता है। इसके लिए पूर्णतः किसानों के लिए एक चीज सोचा जाए, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, जितनी लागत लगती है उसके अंदर किसानों को लाभ भी दिया जाए। क्योंकि एक व्यापारी होता है, वो कोई भी सामान खरीद के लाता है, उसका लाभ निकालने के बाद में वो किसानों को वापस सामग्री दिया जाती है। लेकिन किसानों को अपना अधिकार ही नहीं है कि वो अपना खुद की सामान को उसकी राशि तय कर सके। तो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य भी हमारा बहुत बड़ा विषय है। इसी प्रकार से ही अभी दुग्ध पालन की बात करें, हमारे दूध का व्यवसाय करने वाले किसान हैं जो कि इतना मेहनत करते हैं, एक गौ माता को जियाते हैं, भैंसों का करते हैं और फेड रेट के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। 8 रुपए 5 पैसे फेड की रेट है, जिसके बारे में अभी और सुनने में आ रहा है कि स्टोरेज करने की जगह ही इसकी फेड की रेट भी और सरस के द्वारा कम करने की संभावना है। जो कि हमारे किसान को गाय का दूध ही घर के अंदर उसका जब हिसाब निकालते हैं हम लोग, 90 रुपए में लीटर में गाय का दूध घर के अंदर पड़ता है। लेकिन किसानों को वो फेड रेट के अनुसार किया जाता है, क्योंकि 20 रुपए 30 रुपए लीटर ही गाय का दूध डेयरी पे लिया जाता है। इसके लिए भी एक मापदंड तय किया जाए और फेड की रेट बढ़ाकर जो रेट चल रही है वर्तमान में उसको 10 से 11 रुपए रेट की जाए एक बार, जिससे कि थोड़ी बहुत तो हेल्प मिले सरकारों से। तो दुग्ध पालन किसानों की भी ये सबसे बड़ी पीड़ा है हमारी। इसी प्रकार से ही हमारा जो गिंगला उप तहसील का जो क्षेत्र है, इसके तहत भी अपन बात करते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। इस झील को इस पूरे क्षेत्र के लोग के द्वारा ठेठ कानोड़ से, लसाड़िया से, इधर खरका से, इधर गुड़ेल और भी बहुत सारे अधिक गांवों से पानी तो आता है जयसमंद झील को, लेकिन उनके लिए उपयोगी वो पानी नहीं होता है। सिंचाई के लिए अभी भी किसान परेशान हो रहा है यहाँ पर। तो किसानों को सिंचाई के हेतु जयसमंद झील का पानी लाया जाए, ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस गिंगला उप तहसील के किसानों के लिए। इसी प्रकार से ही अपन जब बात करते हैं लैम्प्स, खाद बीज के संबंध में बात करते हैं, लैम्प्स के संबंध में बात करते हैं। अभी हम गिंगला उप तहसील की बात करें तो करीब 17 ग्राम पंचायतों के बीच में मात्र 4 लैम्प्स हैं, जो कि बहुत ही सोचने वाला विषय है। इसके लिए हमारा किसान संघ का एक ही है कि पूरे सलूमगढ़ जिले के अंदर जितनी ग्राम पंचायतें हैं वहां पर सभी जगह पे लैम्प्स का निर्माण किया जाए, जिससे कि किसानों को दूर दूर ना जाना पड़े और किसानों को वहीं पर ही उनके ग्राम पंचायत के अंदर ही सारी सुविधाएं गवर्नमेंट से जो मिलती है वो मिल सके। इसी प्रकार से ही हमने देखा हमारा सलूमगढ़ जिला तो अभी बना, लेकिन सलूमगढ़ पहले उपखंड क्षेत्र के अंदर भी हमारे को कृषि उपज मंडी दी गई थी कि किसानों के लिए आगे से आगे उनको इतना दूर उदयपुर नहीं जाना पड़े या इतना दूर प्राइवेट व्यापारियों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े, उनसे नुकसान ना हो। तो उसके निमित्त सरकार ने कृषि उपज मंडी खोली, उसका हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन आज की तारीख में वह एक कबूतर खाना बन के रह गई कृषि उपज मंडी, उसका विस्तार अभी तक भी नहीं हुआ है, जिसके कारण से वहां पर पूरी तरह से किसान प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारियों का पता नहीं मनमानी चल रही है, क्या चल रही है, उनका प्राइवेट स्तर से बाहर अनाज खरीदा जाता है और किसानों का शोषण किया जाता है। तो इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अभी इसी के निमित्त ही किसान परेशान हो गया। इसके निमित्त हमने कई जानकारियां हमने अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं। पूर्व में भी किसानों ने
प्रतिनिधि के रूप में आए, हमेशा ही किसान प्रतिनिधि पहुंचे, वहां पर एक आश्वासन ही दिया गया कि इसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, हम इसके बारे में किसानों को सुविधा दें। लेकिन आज के टाइम में किसान उन आश्वासनों से थक चुका है और इसी कारण से पूरे सलूमगढ़ जिले के किसानों ने एक निर्णय लिया है कि इस सलूमगढ़ की धरती पर 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को प्रातः 11 बजे सभी इस सलूमगढ़ तहसील के किसान हजारों की संख्या में जिला केंद्र पर कूच करेंगे और वहां पर प्रदर्शन करते हुए अपना एक बार और अर्जी महसूस करेंगे, अपना ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को एवं मुख्यमंत्री महोदय को अपना ज्ञापन प्रस्तुत कराएंगे। अब किसानों की आय के बारे में आप क्या कहेंगे? कभी मूल अल्प जो आय होती है वो किसान किस तरीके से अपना पूरा महीना चला पाते हैं, उनकी आय का क्या साधन है? भारतीय किसान संघ की इसीलिए ये आवाज़ है कि सरकार ने कहा कि किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, तो आज दिन तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। इसीलिए ये गन्ना रैली निकल रही है कि आप किस रूप में क्या सुझाव है आपका, किसानों की आय को आप दोगुनी करेंगे। उसने आपने किसानों की सूद नहीं ली। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उसको 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए, 3 फेज बिजली 8 घंटे से 10% ब्याज में उसको बैंक लोन मिलना चाहिए। जो दूध पे अनुदान मिलता है, 2 रुपये लीटर अनुदान मिलता था, वो आज सरकार ने बंद कर दिया है। 1 लीटर दूध पे 5 रुपया लीटर अनुदान मिलना चाहिए। इसलिए किसानों की आय दोगुनी होगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपको कि जो सरकारी कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट में, एक कर्मचारी को सेकंड ग्रेड में 60-65 हज़ार रुपया पगार मिलती है, उसको रिटायरमेंट होने के बाद में उसको 80% आधी सैलरी मिलती है, मतलब मान लिया जाए 30,000 रुपया। किसान जन्म से मरते दम तक वो किसानी करता है और 18 घंटे 15 घंटे कार्य करता है। इसलिए मेरी सरकार से ये मांग है, आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ है, किसान गन्ना रैली के माध्यम से ये मेरी आवाज़ है कि किसानों को 60 वर्ष की उम्र होने के बाद में उसको न्यूनतम पेंशन दी। क्या ये मुद्दे गौण साबित होंगे या मुद्दों को लेकर किसान संघ कुछ बातें रखेगा चुनाव में? देखो, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। शुरू में हमारा किसान संघ ये कहता आ रहा है कि भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है। किसान की कोई जात नहीं होती है, खाली किसान किसान नहीं होता है। जय जवान जय किसान। बॉर्डर पे किसान सुरक्षा करता है देश की और राष्ट्र की सेवा किसान करता है। तो हमारा ये मानना है कि हम किसानों के हित की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात ये। और उसका दुष्प्रचार कोई अदर वे में किस रूप में करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन किसान की बात करेगा, किसान की समस्या की बात करेगा, किसान की उपेक्षा की बात करेगा। किसान शोषित है, किसान की कोई जात नहीं है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है, आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। और भारत में हम लोकतंत्र को तरीके से ध्यान में रखते हुए हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि राष्ट्र को भी नुकसान न हो, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान न। मेरा प्रश्न यही है, क्या इस किसान संघ इस मुद्दे को लेके उठेगा या गौण रह जाएंगे? उपचुनाव आ रहे हैं सामने सरकार के साथ, दोनों को कई पार्टी आएगी, कई पार्टियों के सामने आपके विचार आएंगे बिल्कुल। हाँ, मुद्दे तो बिल्कुल उठेंगे, आवाज हमारी उठाएंगे, हम बहिष्कार करेंगे इस चीज का। बिल्कुल, आपका वक्तव्य बिल्कुल सही, आपका प्रश्न भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस बारे में जैसे पत्रकार महोदय जी का बहुत अच्छा सवाल है कि चुनाव सलूमगढ़ की धरती पर होने जा रहे हैं। सलूमगढ़ विधानसभा में किसानों की बहुत बड़ी अपन गर्जना रैली तो कर रहे हैं, क्या ये गर्जना रैली तक ही सीमित रह जाएगी क्या? बहुत अच्छा सवाल है। तो आपके प्रेस के माध्यम से मैं ये अवगत करवाना चाहूँगा मैं कि किसान की कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या है कि मत अधिकार करने का किसान को और हर आम आदमी को राष्ट्र के अंदर जो भी भारत भूमि के अंदर रहता है उसको मत अधिकार करने का पूरा हक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो किसान हित के बारे में हम लोगों के साथ में खड़ा हुआ है, जो कि आम किसान संघ नहीं, आम किसान, क्योंकि ये किसानों के द्वारा किसानों के लिए ही कार्य करने वाला एक गैर जातिक संगठन है। तो मतलब ये कि हर किसान हमारा नेता है। तो हमारा किसान जो है वो डिसीजन लेगा फिर कि किसान हित के अंदर जो भी सरकार है, भले ही वर्तमान की सरकार है चाहे पूर्व की सरकार थी
या चाहे प्रत्याशी कोई भी है, वो अभी इस चुनाव के आचार संहिता से लगने से पहले जो हमारी मांगे हैं उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, तो ही हम लोग किसी भी प्रकार की सरकारों का और सिंबल का हम लोग ध्यान रखेंगे, विचार करेंगे। हमारे सामने इस प्रेस वार्ता के अंदर मेरी बाईनी ओर माननीय जिलाध्यक्ष महोदय भारतीय किसान संघ इंदर सिंह जी सिसोदिया, जो कि हमारे सलूमगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से मेरे दाहिनी ओर हमारे उदयपुर संभाग के महिला किसानों के संबंधित महिलाओं की उन्नति के लिए हमारे महिला प्रमुख के नाते अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे संभाग के महिला प्रमुख श्री बहन शारदा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इसी प्रकार से ही हमारे जिले के उपाध्यक्ष महोदय भगवान जी पटेल, जो कि वो भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। हमारे जिले के कार्यालय प्रमुख किशोर सिंह जी साहब, हमारे उनके आगे हमारे दुर्जान सिंह जी, जो कि हमारे जिले के मंत्री के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। उन्हीं के आगे हमारे राम कन्हैया जी, जो कि माननीय हमारे जिले के कोषाध्यक्ष हैं। हमारे दाईं ओर हमारी बहन दीपिका जी, जो कि हमारे इस भारतीय किसान संघ की इस सलूमगढ़ जिले की महिला प्रमुख के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसी प्रकार से ही हमारे बीच में रोहिणी जी गुप्ता हैं, जो कि महिला किसान हैं और किसानों को उन्नति की तरफ, महिला किसानों को आज के टाइम में जो समस्याएं आ रही है, जो कई ऐसी प्रकरण हो रहे हैं जो महिला किसानों को परेशान भी किया जाता है और बहला फुसला के कई लव जिहाद के और इस प्रकार से, तो उन चीज़ों को देखते हैं ये। इसी प्रकार से हमारे बीच में हमारे ढींगला तहसील के माननीय उपाध्यक्ष जी नार सिंह जी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। और हमारे पीछे ही हमारे बैठे हैं हमारे गमुनाथ जी साहब, जो कि हमारे जिले के एक और मंत्री हैं, जो कि अपनी व्यवस्था निभा रहे हैं और अपने किसानों की समस्याओं को देश में सरकार तक और अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य ये भारतीय किसान संघ कर रहा है। भारतीय किसान संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, इसको किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, वो किसानों के हित के लिए ही काम कर रहा है। केशव पोरवाल, उदयपुर संभाग का संभाग मंत्री हूँ और इसी प्रकार से ही इस जिले का प्रांत की तरफ से सलूमगढ़ जिले का प्रभारी। ये किसान गर्जना रैली, इसको गर्जना नाम ही क्यों दिया और अपेक्षा कितने किसानों की वहाँ आप लगभग किसान उपलब्ध वहाँ आ जाएंगे रैली में? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि इसको गर्जना ही क्यों कहा गया किसानों को। तो किसानों की ऐसा होता है कि किसान हमेशा अपनी अपेक्षा रखता है सरकारों से, अधिकारियों से, कि हमारे को, हम दुखी हो रहे हैं, हमारे को कोई व्यवस्था की जाए। उसके लिए वो हमेशा सूचनाएं देता है, उसको हमेशा, या किसी बिजली समस्या से नुकसान हुआ है, उसने हमेशा सरकारों को और अधिकारियों को अवगत करवाया है और अभी तक भी करवाता आया है। जो कि किसान अब जो है इतना परेशान हो गया है, जो कि वो गरज उठाया, जैसे कि हमारा जो हमारा जंगल का शेर होता है, उसकी दहाड़ जो कही जाती है वो एक गरज के रूप में आती है। उस गरज के अनुसार ही पूरा वो एक राजा के रूप में आता है। तो उसी प्रकार से ही हमारा किसान भी इतना परेशान हो चुका है और वो गरज के, और अपनी सलूमगढ़ की जिले की धरती के ऊपर वो गरज कर जो है एक रैली के रूप में सरकार को एक बताना चाहता है, किसान शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। हमारा किसान आजादी से पहले, आजादी के बाद पूरा भारत, पूरा संसार एक ही कहता था कि भारत सोने की चिड़िया है, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। सेना, जहां पर भारत देश के अंदर एक ही नारा होता था उस समय में, जय जवान जय किसान। जिस प्रकार से किसान जवान जिस प्रकार से बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार से ही भारत की आम जनता को, सबको किसान भरण पोषण करने के लिए दिन रात मजदूरी करता है और मजदूरी करके, खेती कर कर इंसानों का
पेट पालने के काम करता है। इसी कारण से जय जवान जय किसान का नारा लगा था, जो कि अब वर्तमान समय में इतना परेशान हो गया है। इसी कारण से ही गरज कर किसान जो है एक रैली के रूप में सलूम्बर की धरती पर आ रहा है। इसी कारण से इस रैली का नाम किसान गर्जना रैली रखा गया है। अपेक्षित संख्या कितनी होगी गर्जना रैली में? किसान है, अब सवाल तो अच्छा है आपका कि संख्या कितनी हो सकती है, लेकिन किसान है। लगभग आप मानकर चलिए कि किसान बहुत परेशान हो चुका है। लगभग 5,000 से हजारों की संख्या में आने वाले हैं, लेकिन कम से कम 5,000 तो आप मानकर ही चलिए, और 5,000 कह रहे हैं हम, 50,000 भी हो सकते हैं। इस सलूम्बर की जनसंख्या इतनी है जो कि 50,000 किसान तो नॉर्मल होता है, लेकिन किसानों की कुछ हम संख्या का आकलन नहीं कर सकते। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद होंगे, कम से कम 5,000 किसान। आपके सारे मुद्दों के बीच में कीटनाशक का मुद्दा नहीं आया, जो कि एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और कीटनाशक ऐसी चीज़ है कि जहाँ बीज के भाव नहीं है उससे ज़्यादा कीटनाशक महंगा पड़ जाता है। इस बारे में किसान संघ क्या सुझाव देना चाहेगा सरकार को? बिल्कुल, एक तो पत्रकार महोदय का बहुत स्वागत करूंगा मैं इस बारे में कि बहुत किसान की एक पीड़ित समस्या जो आपने बताई है अभी इस बारे में किसान संघ बहुत चिंताजनक तो है ही है, और आपने जो हम विषय भ्रम हो गए थे तो आपने बताया है। तो किसानों की जो एक समस्या है, सबसे बड़ी चीज कीटनाशक की। आज के टाइम में सरकार के द्वारा बता तो देते हैं कि खेती के लिए आप ये करिए, इस बीज को काम में लीजिए, आपके कीट पतंगा ये वाला लठ आ गई है, ये वाला फड़का आ गई, बीमारी आ गई, ये आ गई है। सरकार के कर्मचारी मौजूद है, वो बता देंगे आप इसके लिए ऐसा करो, मैं पर्ची लिख कर देता हूं, आप ऐसा करो दुकान पर जाकर ये कीटनाशक लेकर आ जाओ। क्या कीटनाशक सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती क्या किसानों की? ये बहुत विचारणीय विषय है कि किसान को वैसे तो वो बीज ला के परेशान हो रहा है। सरकार की बीज की नीतियां भी इस प्रकार से रहती है कि हर किसान के पास बीज भी नहीं पहुंच पाता है, और किसान कई कर्मचारियों के मिलने वाले लोग होते हैं, अति प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उन तक तो बीज पहुंच पाता, आम किसान तक तो बीज भी पहुंच नहीं पाता है। लेकिन चलो वो किसान ने कहीं से भी कर्जा लेकर बीज लेकर आया, अब उसके ऊपर कोई बीमारी आई तो उसके लिए कीटनाशक की व्यवस्था भी सरकार नहीं करवाती, जो कि सरकार को इस बारे में चिंता करनी चाहिए। हमारे पत्रकार महोदय को वापस धन्यवाद दूंगा मैं कि उन्होंने बहुत अच्छा विषय बताया है। तो इस बारे में 27 तारीख को जो ज्ञापन तैयार हो रहा है, इसमें हमारी ये विशेष रूप से कि मांग रहेगी राजस्थान सरकार से कि हमारे को किसानों को कीटनाशक की व्यवस्था भी तुरंत प्रभाव से करवाई जाए, क्योंकि किसानों की जो फसलें जितने का बीज नहीं आता उससे महंगे महंगे तो कीटनाशक आते हैं, और वो कीटनाशक में भी हमने देखा गया है कि प्रिंट क्या होती है, किसान अनपढ़ है लेकिन इसके ऊपर भी कोई ध्यान दिया नहीं जाता उसकी, जबकि कहा जाता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर हर प्रकार की छूट मिलती है। बड़े बड़े लोगों को देखा गया है, व्यापारियों को देखा गया है, वो जमीनों की गिरदावरी कराकर एग्रीकल्चर पे छूट लेते हैं, लेकिन किसान क्या छूट का हकदार नहीं है क्या? कीटनाशक जो इतना महंगा मिलता है उसके ऊपर एक तो सरकार की छूट करवाई जाए, और जो कृषि पर्यवेक्षक हैं उनको ऐसे कीटनाशक की कोई किट उपलब्ध करवाया जाए जिससे कि वो आम किसानों तक पहुंचाया जा सके। ये हमारी विशेष है। नीचे उठा था बीच में समाचार पत्रों में कीटनाशक जो दवाई मिल रही है उसमें 2 तरह की नकली दवाई बाजारों में उपलब्ध हो गई थी, जो किसान लेकर छिड़काव कर रहा था उससे कीटनाशक नहीं हो रहा था। उस विषय को लेकर आपने कोई चर्चा करेंगे या फिर ऐसे ही किसानों के साथ? नहीं, उस विषय में भी हमारी, जैसे पिछले साल की हम बात करते हैं, मक्का सरकार के द्वारा वितरण किया गया था, जो कि कंपनियों को टेंडर दिया गया, कंपनियों के द्वारा इतना घटिया प्रकार का मक्का बीज सरकार के द्वारा दिया गया था, जो कि वो मक्का बीज जो है कई जगहों पे तो उगा ही नहीं, और जहां उगा वहां पर भी वो मात्र 2 से 3 फीट का होकर 2 फीट का होकर और अपने आप सूख गया था। तो उसके बारे में भी हमने जिला कलेक्टर महोदय को, हमारे तहसील स्तर के उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन के रूप में दिया गया था, जिसमें उस समय में भी हमारे को आश्वासन ही दिया गया। इसी प्रकार से कीटनाशक की बात करते हैं, नकली दवाइयां बहुत सारी आई, नकली दवाइयों के लिए भी हमने सरकारों को अवगत कराया, अधिकारियों को अवगत करवाया इस बारे में ज्ञापनों के रूप में। करीब 1 साल पहले भी हमने लसड़े क्षेत्र में भी ज्ञापन दिए, सलूम्बर में भी ज्ञापन दिए, यहाँ तक कि हमने जयसमंद के अंदर भी ज्ञापन दिए। जयसमंद के अंदर कृषि विभाग के अधिकारी भी पहुंचे थे, सलूम्बर के अंदर भी पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बारे में हम लोग जांच करवाएंगे
और उसके बारे में इस पे किसानों को जितना हो सकेगा हम फायदा दिलाने की कोशिश करेंगे। छूट के बारे में भी बात करी और इसकी नियमित दुकानों पर जाकर कृषि अधिकारी जांच करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया। इसी कारण से इन्हीं आश्वासनों से परेशान होकर किसान गरज कर 27 सितंबर को रैली के रूप में अपना प्रदर्शन करने आ रहा है। कांग्रेस के नेता आरोप कर रहे हैं गजरा रैली कई और जगह भी निकली है, कई उपचुनाव को लेकर ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, इसलिए किसानों का किसान संघ एक राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ है बता रहे हैं और वही कार्य कर रहे हैं। बहुत आपने सवाल करा है, तो सबसे पहला तो मैं भारतीय किसान संघ की एक परिभाषा को बता देता हूं। मैं भारतीय किसान संघ किसानों के द्वारा, किसानों के लिए, किसानों के द्वारा ही संचालित एक गैर राजनीतिक संगठन है। क्योंकि आजादी के तुरंत बाद में देखा गया है कि किसानों को सरकारों ने खाली बांटने का काम करा है, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे किसी की भी सरकारें हो, उन्होंने एक ही काम करा है सभी सरकारों ने कि ये सबसे बड़ी एक ताकत है जिसको सोने की चिड़िया कहा गया था। अंग्रेज भी हमारे आजादी के समय पहले थक चुके थे कि ये सबसे बड़ी एक किसानों की ताकत है, जिसके कारण से किसान कृषि प्रधान देश कहलाता है। जो कि इसमें इनको कैसे विभाजन किया जाए तब जाके इनके ऊपर हम भारत देश के ऊपर राज कर सकेंगे। तो उसी नीति को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों ने भी किसानों को बांटने का ही काम करा है। कई जगहों पे जाते हैं, हम नासिक की तरफ जाते हैं तो कह देते हैं ये अंगूर बेचने वाला किसान है, इनकी एक सोसाइटी अलग बनी हुई है। हिमाचल की तरफ जाते हैं, कहते हैं ये सेब पैदा करने वाला किसान है। इसी प्रकार से ही गन्ना पैदा करने वाले किसान अलग है, ये अलग है। इन्हें उनको छोटे छोटे रूप में बांटने का काम करा है सरकारों ने। और फिर कोई बच जाते हैं तो कह देंगे कि ये कांग्रेस पार्टी का किसान है, ये कह देंगे ये बीजेपी का ये किसी का बीजेपी का किसान है या किसी और पार्टी का किसान है। मतलब ये कि किसानों को खाली बांटने का काम सरकारों ने करा है। इसी कारण से ही सन 1982 के अंदर भारतीय किसान संघ की एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापना हुई और जिसके निमित्त आज भी एक गैर राजनीतिक के रूप में कार्य कर रहा है। इसी कारण से जो एक आपके बात आई है कि चुनाव के निमित्त ध्यान भटकाने वाली बात, और ये आपको ध्यान आएगा कि केंद्र के अंदर विगत 10 वर्षों से भाजपा की सरकार चल रही है, लेकिन हमारे को उनसे कोई मतलब नहीं है। हमने 22 दिसंबर 2022 को किसान गर्जना रैली पूरे देश भर की हमने दिल्ली को पूरा घेरा। केंद्र सरकार को पूरी तरह से हमने उस समय में हाथ में लिया। हमारी मांगों को लेकर हम सीधा वहां पर पहुंचे, जबकि वहां पर भी सरकार भाजपा की थी। इसी प्रकार से ही हमने हमारी मांगों को लेकर 16 मई 1923 जो कि जयपुर के अंदर, इस पूरे राजस्थान प्रदेश के किसान जयपुर के अंदर पहुंचे 2023 जो कि हम सीधा जो है हमारी मांगों को लेकर किसान संघ जयपुर के अंदर पहुंचा और करीब 2 लाख किसानों ने वहां प्रदर्शन करा और वहां की सरकारों ने तो भी हमारे को खाली आश्वासन ही दिया। जो कि राजनीतिक की बात करें तो इसी कारण से कहा गया है कि भारतीय किसान संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, उसको किसी राजनीति से मतलब नहीं है, वो खाली किसानों के हित के लिए ही धरातल पे कार्य करता है। अपन धरातल की बात करें, कृषि उपज मंडी की जो चर्चा हो रही है, आपने मांग भी रखी है। 2012 में कृषि मंडी जो बनी थी सोनभद्र में, उसमें जो दुकानें आवंटन हुई थी वह कई राजनेताओं को, सराफा व्यापारियों को और इस तरीके इसलिए वो मंडी संचालित नहीं हो गई। क्या संगठन ने उस तरीके से कभी देखा, उसकी तरफ से कभी आंदोलन किया उस विषय को? उसी के लिए ये विषय अभी हम लोगों के पास में आया है, क्योंकि हमारा क्या कि एक प्रशासनिक जिले के हिसाब से हमारी इकाइयां बनती है। पहले क्या था, उदयपुर जिला था, तो सलूम्बर और उदयपुर की दूरियों के कारण से संगठन की एक सदस्यता और कार्यकर्ताओं की कमी को ध्यान में रखते हुए ये मुद्दे कम पहुंच पाते थे जिला केंद्रों के ऊपर। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई कि सलूम्बर जिला बन गया, हमारे जिला की इकाइयों का गठन हुआ और फिर उसके बाद में हम लोगों को ध्यान आया कि किसान का जो है अनाज पैदा तो कर रहा है वो, लेकिन वहां पर लोकल व्यापारी उनको शोषण करते हुए उससे अपने तरीके से ले रहे हैं। फिर हमारे पदाधिकारी किसान कृषि मंडियों का पूरा ब्यौरा लिया उन्होंने और वहां पहुंचे, वहां देखा गया वहां तो खाली बस कबूतर उड़ते हुए नजर आए। तो इसी कारण से हमने अभी भी हमारे ज्ञापन में लिया। इसके निमित्त हमने आज से 4 महीने पहले
जिला कलेक्टर महोदय को भी इस विषय के लिए अवगत करवाया कि इसका हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में चिंतन कर रहे हैं, हम उस समय में व्यापारियों को अलॉटमेंट हुआ है तो उन्होंने क्यों नहीं करा, हम उनको नोटिस भेजे रहे हैं जिससे कि किसानों को सुविधाएं जिला केंद्र के ऊपर मिल सके। अब बात करें अपन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की या फिर व्यापारियों ने जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, ऊंचे व्यवसाय करने वाले हैं, उन्होंने एक दबाव बनाते हुए आवंटन करवाए। तो उसके निमित्त अभी भारतीय किसान संघ अपनी तरफ से एक मांग करने वाला है कि उस समय की पहले तो आवंटन की प्रक्रिया की पूर्णतः जांच की जाए कि किस प्रकार से उनको आवंटन किया गया है, क्योंकि पहला हकदार किसान है। उसके लिए क्या प्रेस नोट जारी हुआ, प्रेस नोट जारी हुआ तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रही, उसको सार्वजनिक किया गया कि नहीं किया गया, तो कि उसके लिए भी अभी किसान संघ इस ज्ञापन के अंदर उन लाइनों को डालेगा और उसके बारे में सरकार से पूछेगा और उसकी नियमित रूप से उसकी जांच करवाकर उसकी जो इस तरह के आवंटन हुए हैं और आवंटन होने के बाद में भी व्यापारियों ने संचालन नहीं करा तो उसका कारण पूछते हुए और नहीं तो फिर उन आवंटनों को वापस निरस्त करवाकर नए आवंटन करवाने के लिए सरकार से अपील करेगा भारतीय किसान संघ। किसान गर्जना रैली जो है ये कहाँ से प्रारंभ होगी और अंतिम कहाँ तक जाएगी ये रैली, और इसमें लगभग कितने किसान आएंगे? ये गर्जना रैली सनोमर के 4 पूजा मंदिर प्रांगण से स्टार्ट होगी और कलेक्टर कार्यालय तक पहुँचेगी। कलेक्टर कार्यालय तक पहुँचेगी। कम से इसमें 5000 से ज़्यादा संख्या के किसान आ सकते हैं। कहाँ से लगभग किसान आने की उम्मीद? 7 तहसीलों, हमारे सनोमर जिले की 7 तहसीलें गई हैं। 7 तहसीलों से हर गाँव से कम 400 गाँवों से अधिक किसान सनोमर में प्रवेश करेंगे। महिला किसान जो है, महिला किसानों की क्या भूमिका रहेगी और गर्जना रैली में वो किस तरीके से आएंगी? आज जो विगत महिलाओं की संख्या तो रहेगी लगभग 200 से ऊपर, और आज जो विगत महिलाओं के ऊपर किसान महिला सुरक्षित नहीं है। महिला बच्ची अभी विगत दिंगला में एक घटना हुई थी, बकरी चराने गई थी, बेटी वो सुरक्षित नहीं थी। हमारे उत्तरदा में एक दादी जी थे, वो भैंस चराने गए थे तो उनके पैर की कड़ियाँ निकालने के चक्कर में उनको अभी काट लिया था। महिला किसान सुरक्षा है ही नहीं उनको, इसलिए हम गाँव जाते हैं, महिलाओं को सुरक्षा के लिए समझाते हैं कि महिला अपनी सुरक्षा खुद कैसे करें। इसलिए किसान संघ में महिला की अहम भूमिका है। महिलाओं को हम जागरूक कर ले कि आप भी बाहर निकलो। सुबह से शाम तक महिला ही काम करती है खेत में। दादाजी है या नहीं है तो महिला तो घर और खेती दोनों को संभाल लेती है। इसी तरह से हम महिलाओं को बोलते हैं कि जब आप खेत में काम कर सकते हो तो आप आपकी हक को मांगने के लिए आप कलेक्टर तक भी जा सकते हो। इसलिए हम उन महिलाओं को कलेक्टर तक लाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और गाँव टाणी जा रहे हैं। यही हमारा सुझाव है। गर्जना रैली के अंदर पशुपालन के तहत हम देखते हैं कि पशुओं के लिए ना तो कोई प्रशिक्षण अभी अवेलेबल कराया जा रहा है, ना दुग्ध उत्पादन के अंदर जो फेट रेट है उसके बारे में आप क्या सुझाव देंगे सरकार को इस गर्जना रैली? मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि दूध की अभी क्या है कि दूध की प्रोडक्शन कम है, लेकिन मार्केट में प्रोडक्शन बहुत दूध बहुत आ रहा है और संघ दूध ले नहीं पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है कि इसके क्या मिलावटी दूध ज़्यादा आ रहा है। मिलावटी दूध आने की वजह से संघ अच्छी रेट दे नहीं पा रहा है और ये मिलावट, मैं सरकार को ये कहूँगा कि मिलावटखोरों से छापा मारा जाए और दूध को सही तरीके से लिया जाए। ये जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि विकसित भारत 2047 को लेके जो सपना लेके चल रहे हैं वो, लेकिन जब तक किसानों की आय नहीं बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी तो विकसित भारत का सपना देखना जरूरी नहीं है। हम मान नहीं सकते 2047 तक विकसित भारत बन सके। किसानों की जीडीपी किस तरीके से बढ़ाई जाए, इसके लिए क्या क्या सरकार को आपके सुझाव रहेंगे? किसानों की जीडीपी बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उनकी लागत के आधार पर मूल्य दिया जाए। आज की तारीख में किसान अगर सुबह शाम खेती में काम करता है, 6 महीने मेहनत करता है, तब जाके फसल का मुंह देखता है। और उस फसल की कीमत कौन करता है? व्यापारी करते हैं। एक जहर की पुड़िया बेच रहा है बाजार में, वो अपनी कीमत बताता है। तम्बाकू की पुड़की वाला अपनी कीमत बताता है, माचिस वाला अपनी कीमत बताता है। किसान की कोई कीमत नहीं है। किसान अपने माल का भाव खुद तय नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति तय करते हैं। जब भी एक ही टाइम ऐसा आएगा जिस दिन अगर किसान ने अपनी कीमत, अपनी माल की कीमत, अपनी गेहूँ की कीमत, मक्की की कीमत, फसल की कीमत जिस दिन बता दी, उस दिन पूरी विकसित भारत हो जाएगा। उसके पहले नहीं हो सकता। उठाए जिस सरकार ने 1970 में
सीलिंग में दिया था। अगर गवर्नमेंट की ज़मीन थी तो सीलिंग में क्यों दी गई? उसके बाद में 2021 में जाके कांग्रेस सरकार ने इस ज़मीन को किस वजह से किसान को बेदखल किया है? अगर बेदखल किया तो उनकी रजिस्ट्रियाँ कैसे हुई? रजिस्ट्रियाँ क्या किसानों की रजिस्ट्रियाँ की थी? क्या कर्मचारी ने रजिस्ट्रियाँ की थी? क्या तहसीलदार ने रजिस्ट्रियाँ की थी? कि एसडीएम ने की थी? किस आधार पर रजिस्ट्रियाँ की? उन कर्मचारी से पूछा जाए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कौन कौन कर्मचारी थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों किसान को गुमराह किया गया? किसान के बच्चे मारे गए सब के सब। आज खेती कर रहे किसान कुएं खोदे हुए, बाड़े लगे हुए, गाय भैंसे चर रहे, वो कहाँ जाएंगे? उन पैसों का कौन जिम्मेदार है? वो कर्मचारी अपनी पेंशन लेके घर पे बैठे, और बढ़ोतरी होती है, जलन होती है सबको कि किसान धुआं कर रहे हैं, किसान आक्रोश रैली कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनके बच्चे आज की तारीख में भूखे मर रहे हैं। क्या गर्जना रैली में ये सुझाव आप देंगे क्या? गर्जना रैली के लिए मैं आपको बता दूं, किसान आक्रोश में यूं है कि अपने बाल बच्चों को कहाँ बिठावे ले जाके। आज वो जमीनें खाली हो रही है उनके लिए। सरकार ने ऑर्डर कर दिया, सारे नंबर करके बिला नाम घोषित कर दिया उनको। 3 साल हो गए, किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्टर को आज तक 4 एप्लीकेशन 4 नोटिस हम स्वयं दे चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई करने तैयार नहीं है। ऐसा कैसा मुद्दा मैं गुलेर में बता दूं, आप ढिंगला तहसील के अंदर वहाँ भी 2600 बीघा भूमि थी। किसान ने अभी तक कर्मचारियों ने अवैध तरीके से 1974 में उसका बंटवारा कर दिया। सीलिंग में वो भी जमीन गई थी, जबकि ग्रामवासी लिख के दिया था 18 आदमी खातदार ने होकर 222 आदमी खातदारी है। उस जमीन को किस आधार से बांटा गया? 1976 में उसका बंटवारा गया 222 आदमी का, 252 आदमी लगा दिए गए। तो 52 है बड़ा 240 के 252 किए तो 50 आदमी 52 आदमी कहाँ से एक्स्ट्रा पैदा हो गए? तो वो जमीन में आज भी केस लड़ रहे हैं। उसमें भी फर्जी तरीके से 1984 में पैमाइश हुई थी। उस पैमाइश के अंदर अम्मे ने फर्जी तरीका करते हुए भाई भतीजावाद करते हुए किसी का 2-2 3-3 खाते बिठा दिए गए। आज भी रिकॉर्ड लिखा हुआ, रिकॉर्ड में पूरा काटबाज बना हुआ है। साई हटाई गई है, तहसीलदार का आदेश है, इस खाते से साई हटाई गई है। कैसे हट गई? पूछा गया कि अलमारी रखने से, टाण में रखने से हमारा रिकॉर्ड भीज गया था, इसी काटपास हो गई। ये अधिकारियों का जवाब है। आज भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान अजमेर बोर्ड तक मुख में लड़े, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कब जाके कार्रवाई होगी? आज की तारीख में सरकार ने आदेश दिया घर में पटवारी बैठा जाए। क्या मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया में, किसी पटवार मंडल में एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो पटवारी जो बैठा हुआ मिलेगा आपको? सरकार ने आदेश दिया था 10 रुपए में नकलें मिलेगी। क्या मैं पूछना चाहूंगा कि किसी भी पटवार मंडल में किसी भी किसान भाई को पूछिए 10 रुपए नकल मिलती है क्या? 10 रुपया 2 रुपया में नक्शा ड्रेस मिलेगी आपको, एक आराजी नंबर 2 रुपया। क्या पूछूंगा? 2-2 हजार रुपये ले रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रही है। मॉडल खोलने के पैसे ले रहे हैं। किसान कितने परेशान है। इसीलिए किसान को गर्जना रैली के नाम से हम जिला में कुछ कर रहे हैं। अगर तब भी माने नहीं हुई तो रोड जाम हो गए, छक्के जाम हो गए, उसका प्रशासन जिम्मेदार रहेगा पूरा का पूरा। पावर हाउस में देख लो किसान लाइटों से कितने परेशान है। 6-6 घंटे बिजलियाँ किसान को देने की बातें की थी, आज आंख बिचौली खेलते हुए 3 घंटे बिजलियाँ नहीं मिल रही है। और क्या सरकार कहती है 6 घंटे बिजलियाँ दे रहे हैं। कर्मचारी को पूछा जाए आगे से फाड़ ले। ऐसी कौन सी 33,000 लाइनें जो बार बार फाल्ट होती है? ऐसी सरकार लाइनें क्यों लगाती है तो बार बार फाल्ट होती है? किस वजह से फाल्ट हो रही है? अभी वर्तमान में आपने भाई साहब ने कहा था कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी से मिले हुए। मैं पूछना था किसान है से कैसा भी कर्मचारी है, कहीं न कहीं मत तो वो देता ही देता साहब। कौन नहीं देता? किसान को पार्टी से जोड़ते हुए उसका सत्यानाश कर रखा। तो सरकार आपकी थी तो उन किसानों को क्यों बेरोजगार किया, क्यों जमीन हड़पी? 21 में सरकार किसकी थी? हम ये पूछना चाहते हैं। हम तो मोदी जी को भी कहना चाहते हैं, जब 14 में आपने सरकार लागू की थी, हमें वोट दीजिए, हम उचित मूल्य देंगे, लागत के आधार मूल्य देंगे। आज 10 से 11 साल हो गए, अभी तक लागत के मूल्य आधार कब मिलेगा? कौन सी सरकार देगी? किसानों के आरोप लगाओ, बांट के खाओ, तुम्हारी रोजी रोटी चलाओ। इनकी विधान का एमएलए का जब भाषणबाजी होती है, इनका बजट पास होता है, तब खुद टेबल बजा के पास कर देते हैं, कोई विरोध नहीं होता है। और जब किसानों का विरोध आता है तो टेबल के पीछे विरोध करते हैं क्या नहीं किसानों को नहीं दिया जाए, तो एमएलए एमपी को मना कर दे नहीं दिया जाए। उनका पता पड़ता कभी आया मीडिया में क्या? कोई किसी को नहीं पूछता। जब किसान को देने के लिए, किसान का शोषण करने के लिए नाटे भाई, जिस दिन किसान खेती करना बंद कर देंगे, कोई सोने के बिस्किट खाने वाले नहीं, सबके सब गेहूं के बिस्किट, गेहूं की रोटियां खाएंगे। जय भारत। जो कांग्रेस से आरोप लगा रहे हैं कि आपका संघ है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, मैं उनको कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से ये गलतफहमी निकाल दे कि किसान संघ किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह कि सरकार एक तरफ कह रही है कि किसान का उत्थान करें, लेकिन हमें ये लग रहा है किसानों को जड़ से उखाड़ के फेंका जा रहा है। आज की तारीख में बस्सी, थड़ा, करेली, सल्लाड़ा, बड़गाम ऐसे 6 गांवों को बेघर कर दिया है।
जिस जमीन को इन्होंने सीलिंग में दी थी शुगर मिल को, शुगर मिल बंद होने के बाद में उस जमीन को 4-4 बार बेची गई है, 4-4 बार रजिस्ट्री हो चुकी है, मोटेशन खुले हुए हैं, उन काश्तकारों के केसी से लोन दिए गए हैं, उन्हें हर प्रकार की उनको सुविधा जो मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो उस ज़मीन में मिल रही है। उस ज़मीन को 2021 में तत्कालीन सरकार, उस समय कांग्रेस सरकार थी, उसने इसको बिला नाम घोषित कर दिया। किस वजह से किया? आज की तारीख में वहाँ 500 खातेदार है, लेकिन परिवार बढ़ते हुआ 1000 परिवार बेघर हो गए। कि सरकार क्या चाहती है किसानों से? हम इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को मरने तक लिए छोड़ दिया सरकार ने। तो हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम दूध का बढ़ावा देते हैं, दूध पे जो अनुदान दिया जा रहा था 5 रुपये, वो भी सरकार ने बंद कर दिया है। मवेशी के लिए दवाई गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि हम फ्री दे रहे हैं, आज हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें दवाई ये नहीं मिलती है। कौन सी दवाई फ्री दे रहे हैं? ये कीटनाशक की दवाई बात आ रही है। कीटनाशक दवा मार्केट में हमें डुप्लीकेट मिलती है तो हमारी फसलों का नुकसान होता है। तो सरकार उसी ये इंसानों के लिए दवाई दे सकती है, मवेशी के लिए दवाई दे सकती है, तो कीटनाशक क्यों नहीं दे सकती है जिससे फसल का नुकसान ना हो? हमारे लसड़िया में मोटी मोटी समस्या है किसानों की। जब खाद बीज का हमारा जो तहसील मुख्यालय है उसके ऊपर खाद बीज का कोई गोदाम नहीं है, तो जब फसल बोने का समय आता है तो उस समय लोगों को 30 किलोमीटर अंतराल या बड़ी साली जाना पड़ता है, या सलम्बर आना पड़ता है, या मोरीला आना पड़ता है। किसान हर रोज भटका खाते हैं। मार्केट में जो खाद खरीद के लाते हैं वो खाद क्या है, जो हमारे वहाँ सोसाइटी में मिलता है किसानों को सही भाव से मिल जाता है, और ब्लैक में जो खरीद के लाते हैं मार्केट में व्यापारी 100-250 रुपये का जो भी शुल्क है उनके ऊपर खरीद के लाना पड़ता है। एक लसड़िया में जो बड़ी समस्या है, तो लाइट कानून में जोशपुरा वहाँ 132 kV GSS लगा हुआ है, वो हमारे लसाड़िया में अगर शिफ्ट किया जाए तो किसानों को प्राप्त बिजली मिलेगी। ये हमारे लसाड़िया में है। बाकी सिस्टम ये है, अभी मतलब जैसे दिन में लोग जब किसान काम करते हैं तो शाम के टाइम में 3 घंटा 2 घंटा बिजली काट देते हैं। जब किसान पूरा दिन रात को खेती का काम करके फिर जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, खाने के टाइम में जब बिजली काटते हैं, मैं ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये चीज़ भी आप मतलब आपको